अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी कम्प्लेक्स एनालिसिस 6th सेमेस्टर की। हमने इसके यहाँ तक पेज नंबर 5 तक कर लिया था, रेसिड्यू का जनरल फार्मूला तक। अब हम करेंगे इस थ्योरम से स्टार्ट। तो थ्योरम क्या है? लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक इन इट्स डोमेन डी एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/f of z, where f of z not equal to 0, then f of z has a 0 of order m at z is equal to a in D if and only if g of z has a pole of order m at z is equal to a। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। पहली बात बता दूं कि ये वाला थ्योरम इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आया एक बार भी, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको करना होगा। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि ये देखें, दोनों फंक्शन के दरमियान ऐसा ताल्लुक है, जी ऑफ जेड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ 1/f of z है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ हमने प्रूव क्या करना है, रिलेशन इस तरह का है कि एफ ऑफ जेड के ज़ीरो का आर्डर m हो तो इसका जो है आर्डर जो है क्या होगा, इसके पोल का आर्डर भी m होगा। ठीक है, तो एक ही बात है, इफ़ एंड ओनली कंडीशन बीच में यूज़ हुई है। या फिर इसके पोल का आर्डर m हो तो इसका जो है उसके ज़ीरो का आर्डर m होगा। यही तो हम करते हैं, ये देखें। यानी कि इधर क्या लिखा है, जी ऑफ जेड बराबर है 1/f of z के। तो इसके पोल हमें तब मिलेंगे जब हम इसके डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रख के उसके पोल का आर्डर फाइंड करें। तो जो इसके पोल का आर्डर होगा, जो इसके ज़ीरोज़ का आर्डर होगा, एफ ऑफ जेड के ज़ीरोज़ का आर्डर होगा, वही इसके पोल का आर्डर होगा। एक ही बात होती है। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको डेफिनेशन में भी बताया था। तो यही चीज़ अब हमने बस प्रूव करनी है। ये थ्योरम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको करवाता हूँ। नेसेसरी कंडीशन, हम सपोज करते हैं ये फंक्शन हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर m एट z इज़ इक्वल टू a। हमने यहाँ पे ये सपोज कर लिया कि जी ऑफ जेड के जो पोल का आर्डर है वो m है, और अब हम प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ जेड का ज़ीरो का आर्डर भी m है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं, एट z इज़ इक्वल टू a एंड वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ जेड हैज़ ज़ीरो ऑफ आर्डर m एट z इज़ इक्वल टू a। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस g of z has a pole of order m at z is equal to a, then it can be expressed as, फिर हम इसे बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं। इसके अगर पोल का आर्डर m है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही बन रहा है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो उसका आर्डर m बन रहा है, जो कि इसके पोल का आर्डर होगा। ये उसकी गिवन कंडीशन के मुताबिक है, डेफिनेशन के मुताबिक। वेयर फाई ऑफ जेड, ऊपर कोई भी एक फंक्शन है z के लिहाज से, एनालिटिक एट z इज़ इक्वल टू a एंड नियर z इज़ इक्वल टू a आल्सो फाई ऑफ a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, ये बात ज़रूर लिखनी है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए a पर, बस नीचे वाली चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये इसकी डेफिनेशन को पूरा सेटिस्फाई करेगा। आल्सो एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1/g ऑफ जेड, ये भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। यानी कि अगर g ऑफ जेड इक्वल टू 1/f ऑफ जेड है, ये दोनों अगर g का रेसिप्रोकल ये है तो फिर इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यही बात इधर लिखी है। अब यहाँ पर g ऑफ जेड की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो वो इसका उलट आ जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम करते हैं, ये वैसे यहाँ से क्लियर हो रहा है। फाइव जेड इज़ एनालिटिक एज एट जेड इज़ इक्वल टू ए, ये तो एनालिटिक है जेड ए पर, तो फिर ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर कंडीशन है कि इसी को ज़ीरो होना चाहिए, और ये ज़ीरो तभी होगा, मतलब कि जब ए जेड की जगह ए आएगा तब ये ज़ीरो होगा और उसका आर्डर एम होगा, जैसे हम करते आए हैं आर्डर फाइंड करना। ठीक है, यानी कि उसके डेरिवेटिव लेंगे उतने तक। तो फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो 1/5 जेड इज़ एनालिटिक एट जेड इज़ इक्वल टू ए, हैंस एफ ऑफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर एम एट जेड इज़ इक्वल टू ए बाई इक्वेशन 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम सफिशेंट कंडीशन करते हैं कि सपोज एफ ऑफ जेड हैज़ अ ज़ीरो ऑफ आर्डर एम एट जेड इज़ इक्वल टू ए एंड वी हैव टू शो दैट जी ऑफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर एम एट जेड इज़ इक्वल टू ए। हमने अब ये शो करना है कि जी ऑफ जेड का जो पोल का आर्डर है वो एम है। तो करते हैं स्टार्ट इसका प्रूव। सिंस एफ ऑफ जेड हैज़ अ ज़ीरो ऑफ आर्डर एम एट जेड इज़ इक्वल टू ए, सो अगर इसके ज़ीरो का आर्डर एम है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और यहाँ पे साई ऑफ जी साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, उसका हम कह देंगे कि वो ज़ीरो नहीं हो रहा, जस्ट ये ही ज़ीरो हो रहा है। यानी कि एट z इज़ इक्वल टू ए, ये वाली चीज़ ज़ीरो हो रही है। तो उससे ये साफ बाय डेफिनेशन ये पता चल रहा है कि इस ज़ीरो का आर्डर m है। ठीक है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ना कि इसका आर्डर यहाँ से फाइंड हो जाता है। आप डेरिवेटिव ना भी लो, आप उसकी पावर देखो तो वही उसका आर्डर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्प्लाइज करेगा कि जी ऑफ जेड जो है वो 1/f(z) के इक्वल है, और इसकी वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ से ये भी प्रूव होने वाला है। कैसे प्रूव होगा, आगे चलते हैं। सिंस साई ऑफ जी का तो हमें पता है वो ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स कि यही ज़ीरो होगा, यानी z इज़ इक्वल टू ए पर यही ज़ीरो होगा एट z इज़ इक्वल टू ए। और 1/साई जी क्या आ जाएगा, अगर हम ये फाइंड करें तो ये उधर चला जाएगा। ठीक है, साई जी सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये z माइनस ए जो है ये वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1/साई जी की वैल्यू आ जाएगी z माइनस ए की पावर m/f(z) इज़ एनालिटिक इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू ए, सो कैन बी एक्सपेंडेड एज टेलर सीरीज। ये 1/साई जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, ये अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसको फिर हम टेलर सीरीज़ में एक्सपेंड कर लेंगे। टेलर सीरीज़ में कैसे एक्सपेंड करते हैं, जिस लिहाज से ये फंक्शन है उस लिहाज से लिखेंगे, साथ में कोफिशेंट कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये साथ में ये सीरीज़ है इसलिए सम भी आएगा। ये टेलर सीरीज़ का जनरल फार्मूला होता है। बाई इक्वेशन 2, अब जी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जी ऑफ जेड जो है 1/f(z), 1/f(z), f(z) की वैल्यू होती है 1/साई टाइम z, और z ये फिर ये वाली चीज़ 1/दिस वन अलग हो जाएगा, और 1/साई की जगह ये चीज़ आ जाएगी बाई इक्वेशन 2। ठीक है, ये बाई इक्वेशन 2 आ गया। आगे क्या करेंगे, जब ये आ गया तो इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, इस सम को ना ओपन कर लेंगे, इस सम को। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इस सम को ओपन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, अंदर बाहर ये बचेगा और अंदर ये ओपन हो जाएगी सीरीज़। अब इसको ओपन कहाँ तक करना है मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ, अप टू सोन यहाँ तक जब होगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वाली जितनी भी सम है, जितना भी सम है सीरीज़, वो हम उसको कर देते हैं m+n तक रख के, इसको अब n से 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ दे देते हैं, ताकि आगे वाली टर्म्स जितनी भी हैं इनफाइनाइट, उनको हमने बस समेशन में बंद कर लिया। बाकी सारे का सारा यहाँ पे हमारे पोल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है जी ऑफ जेड है सिंगुलैरिटी एट z इज़ इक्वल टू ए ऑफ आर्डर m। यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद हमें पता चल गया कि हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट फैक्टर की पावर है वो है m। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, मैं आपको वो फिर से एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सिंगुलैरिटीज़ की डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे। ये देखें यहाँ पे इसकी एक्सपेंड की हुई है, और z की पावर 7 जो है ये हाईएस्ट वाला डिनोमिनेटर की पावर है, तो इसका आर्डर 7 आया। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले का आर्डर 2 आया है। इससे पीछे वाली दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या था, ये हाईएस्ट 6 आया तो इसका आर्डर 6 आ गया, बाकी वाली तो इससे कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमने ये फाइंड किया तो इसका आर्डर m आ गया। ठीक है, हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर m, क्यों, क्योंकि इधर z-a की पावर m जो है वो हाईएस्ट है डिनोमिनेटर में। तो ये यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूफ हो चुका है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी आसान था, थ्योरम आप कर लेना, अगर पेपर में आ जाए आप इजीली कर लोगे। अब उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शंस आर इंटायर और मैरोमॉर्फिक। हमने फंक्शंस को चेक करना है मैरोमॉर्फिक है या इंटेग्रल फंक्शन है। दोनों की डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, जिसके सिर्फ पोल पर ही सिंगुलैरिटीज़ हमें मिलती हैं, फाइनाइट पोल्स पर ही हमें सिंगुलैरिटीज़ मिलती हैं, उसे मैरोमॉर्फिक कहते हैं। और इंटायर फंक्शन वो होता है जो कहीं पे भी अनडिफाइन ना हो जब तक कि उसे में इन्फिनिटी रिप्लेस ना कर दें।
ठीक है, तो चले पहला फंक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z। अब जेड स्केयर तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। इसकी ये एक्सपेंशन है, मैंने आपको बताया है ई एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, ऐसे ही चलता जाता है। तो ये यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम क्या रिप्लेस करें 2z, उसकी पावर में 2z, तो 1 प्लस 2z का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2z का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये उसकी हमने इसकी एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर दिया। अब जेड स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करने से जेड स्केयर ये चीज़ें आ गई, नीचे भी कटिंग करके ये आ गई। अब ये देखें, हमने चेक करना कि ये इंटायर फंक्शन है या मैरोमॉर्फिक है। अच्छा, मैरोमॉर्फिक में सिंगुलैरिटीज़ आती हैं और वो सिर्फ सिंपल पोल होती हैं। लेकिन ये देखें, अगर आप z की कोई भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव वाली पुट करो, पॉजिटिव वाली पुट करो, क्या ये अनडिफाइन हो रही है? नहीं, कहीं पे भी ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। जब तक आप z की जगह इन्फिनिटी पुट ना कर दो तब तक ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये इंटायर फंक्शन है या इंटेग्रल फंक्शन है। क्लियरली एफ ऑफ जेड इज़ इंटायर फंक्शन एज इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, क्योंकि ये जेड की हर रियल वैल्यू के लिए या कम्प्लेक्स वैल्यू भी कह लो उसके लिए एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के। यानी कि जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तब तो ये सारा अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये अनडिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये है इंटायर फंक्शन, इंटेग्रल फंक्शन। दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि इसके पोल बनेंगे, ठीक है, तो ये मैरोमॉर्फिक होगा। ठीक है, चलें करते हैं वैसे। कॉज हाइपरबोलिक और इजी एक्सपोनेंशियल की पावर जी है, नीचे ये है z इज इक्वल टू -3, इसका पोल बन रहा है। ठीक है, यानी कि पोल फाइंड करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख के z की वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्लियरली एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 1 एट z इज इक्वल टू -3 एंड +4 आयोटा एंड -4 आयोटा एट z इज इक्वल टू, मतलब दीज, ये तीन हमें पोल मिले हैं यहाँ से। अदर देन z इज इक्वल टू -3 एफ ऑफ z इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा, -3 के साथ ये +-4 आयोटा भी आना है। ठीक है, तो ये जो है अदर देन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, हेंस एफ ऑफ जेड इज़ मैरोमॉर्फिक फंक्शन। यानी कि इसके जो पोल आए हैं सिंपल पोल ऑफ आर्डर 1, यही सिर्फ इनकी सिंगुलैरिटीज़ हैं, तो इनके अलावा ये कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं होता, और इन्फिनिटी वाले केस पे तो इसने अनडिफाइन होना ही होना है। तो इट मीन्स कि ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। मैरोमॉर्फिक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उससे आपको पता चल गया। अच्छा, जी एफ ऑफ जेड, तीसरा क्वेश्चन है जी इंटू साइन 1/z। इसकी अब एक्सपेंशन करते हैं, जेड ऐसे ही रहेगा, साइन की एक्सपेंशन, या अपने फार्मूलाज याद रखने हैं, साइन का, काज का, सारे फार्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, साइन की एक्सपेंशन क्या है, उसका फंक्शन माइनस, यानी कि अगर साइन एक्स की बात करूं तो वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 9/9 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलता जाता है, एक अल्टरनेटिव, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक एक टर्म छोड़ के 8 टर्म में। ठीक है, तो ऊपर उसकी पावर आई जाती है, नीचे इसका फैक्टोरियल आता है। तो ये उसका 1/z, एक्स की जगह 1/z रिप्लेस करें तो हमें ये मिलता है, इसकी एक्सपेंशन। अब z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो z अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब देखें, यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ रही है। एसेंशियल सिंगुलैरिटी वो होती है जो z इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको हम सिंप्लीफिकेशन के बाद भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब ये क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, एफ ऑफ जेड हैज़ एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज़ इक्वल टू 0,
ऑफ इन्फिनिटी आर्डर, यानी कि इसका आर्डर हमें नहीं पता। ये Z6 है, आगे कहीं पे Z6 के बाद 8 आएगा, फिर Z10 आएगा, अप टू सोन चलता जाएगा। तो फिर इसका आर्डर हमें नहीं पता। जिसका हमें आर्डर ना पता हो वो फिर नेदर इंटायर नॉर मैरोमॉर्फिक, इन दोनों में से ये कोई भी नहीं होता। क्योंकि हमने मैरोमॉर्फिक की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके जो पोल होते हैं सिंपल पोल, वो फाइनाइट पोल होते हैं, फाइनाइट पोल ऑफ फाइनाइट आर्डर होते हैं। ठीक है, उसके पोल का आर्डर जो है वो फाइनाइट होता है। अगर वो मैरोमॉर्फिक होता तो उसके पोल का आर्डर फाइनाइट होता, लेकिन यहाँ पे पोल का आर्डर इनफाइनाइट है, इसलिए ये मैरोमॉर्फिक भी नहीं और इंटायर तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटायर क्यों नहीं? क्योंकि ये अनडिफाइन हो रहा है। इंटायर तो कभी भी अनडिफाइन ही नहीं होता, बस तब अनडिफाइन होता है जब z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, तब ही अनडिफाइन होता है, अदरवाइज़ वो कभी भी अनडिफाइन नहीं होता। तो ये थे तीन एग्जांपल्स। अब हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आए, वो रकमें चेंज करके दे देते हैं, लेकिन डिस्कशन आ जाती है। डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ ऑफ द फंक्शन, हमने सिंगुलैरिटी चेक करनी है कि ये किस तरह की सिंगुलैरिटी है। तो इसको चेक करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं, हम ये वाला मेथड कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर z बटे के नीचे z-1 की पावर 3। हम इसे सपोज करते हैं, लेट इसे रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं। एफ ऑफ जेड को 1/g ऑफ जेड की शक्ल में लिखते हैं, जो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये आ गया, उलट जाएगा। ऐसा क्यों लिखा मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने अभी एक थ्योरम भी पढ़ा है, वो क्या कहते हैं उसे, रेसिप्रोकल वाला हमने थ्योरम भी पढ़ा है, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। जी ऑफ 1 पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि 1 जो है 1 पे जी ऑफ 1 ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स, और अब इसका आर्डर भी फाइंड कर लेते हैं। पहले डेरिवेटिव पे भी रख के देखा, चेक किया, वो पहले डेरिवेटिव पे ज़ीरो आ गया जी ऑफ 1। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरा डेरिवेटिव काफ़ी लेंथी, आप डेरिवेटिव खुद ही ले लेना और इसमें पुट करना, ज़ीरो आ जाएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव पर इसका आंसर ज़ीरो नहीं आया, सो जी ऑफ जेड हैज़ ज़ीरो ऑफ आर्डर 3, हैंस एफ ऑफ जेड 1/g ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 3। ठीक है, ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर उसके ज़ीरो का आर्डर ये हो तो उसके पोल का आर्डर ये होगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया, बस ये इतना था। अब आगे अगला क्वेश्चन है z माइनस साइन जेड ओवर जेड क्यूब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z माइनस और आगे साइन की एक्सपेंड कर देंगे, z से कैंसिल। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी आएगा उसे 1/z क्यूब से मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। तो ये चीज़ जो है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। फ़र्ज़ करो अगर ये क्वेश्चन आता तो एट z इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर इसका रेजिड्यू अगर फाइंड करना होता, क्योंकि नीचे ये देखें z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका वो बन रहा है ना, सिंगुलैरिटी बन रही है, पोल ऑफ आर्डर 3 बन रहा है। तो z ज़ीरो पर अगर हम इसके वो फाइंड करें रेजिड्यूज़, तो हमें इसके रेजिड्यू नहीं मिल रहे, क्योंकि हमें ऐसी कोई टर्म नहीं मिल रही जिसके बटे के नीचे में z है। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद ऐसी कोई भी टर्म नहीं मिल रही, तो इसका रेजिड्यू जो है ज़ीरो होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, इट हैज़ नो टर्म ऑफ 1/z, लो ये बात अभी जो मैं कर रहा था उन्होंने ये भी कर दिया। सो z इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फॉर एफ ऑफ z दिस वन। ठीक है, इसमें 1/z वाली कोई टर्म नहीं है, सो इट इज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे तो बात हो गई कि ये सारी यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्या थी, ये ये सिंगुलैरिटी बन रही थी एट z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ये अब अनडिफाइन हो रहा है z की किसी भी वैल्यू पर? नहीं अनडिफाइन हो रहा। इट मीन्स कि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, जब हमने इसे एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये रिमूव हो चुकी है सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन।
एफ ऑफ जेड की पावर एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ई की पावर 1/2 जेड, ठीक है। तो 1/2 जेड को एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इसका भी हमें आर्डर नहीं पता। इतना पता है कि जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये अनडिफाइन हो रहा है, लेकिन उस ज़ीरो का आर्डर क्या है ये नहीं हमें पता, क्योंकि ये आगे टर्म बढ़ती जाती है, पावर उसकी बढ़ती जाती है, तो इसकी इन्फिनिट आर्डर है, ठीक है। क्लियरली जेड इज इक्वल ज़ीरो इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 जेड, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं रेजिड्यूज। रेजिड्यू की बात आ गई। रेजिड्यू फाइंड करने के दो मेथड तो अभी तक आपको बता दिए हैं। एक वो जनरल फार्मूला रेजिड्यू का, और रेजिड्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ना भी आए, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे कंटूवर इंटीग्रेशन, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, इससे अगला चैप्टर है मेरे ख्याल से, और उसमें हमें वो उसके इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए रेजिड्यू फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको रेजिड्यू का कंसेप्ट अगर नहीं आता सिक्स सेमेस्टर में, तो आप मतलब कि आप 50 से 60% आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस सिक्स सेमेस्टर की आती ही नहीं, ठीक है। अगर आपको ये आता है रेजिड्यू फाइंड करना, तो आप 50% से अबव आपको तैयारी हो जाएगी इस पेपर की, ठीक है। तो काफ़ी आसान होता है रेजिड्यू इसका फाइंड करना है। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1/जेड की पावर 3 जमा 1 होल पावर 3 एट जेड इज़ इक्वल टू आई, ठीक है। इसका रेजिड्यू फाइंड करना है z इज इक्वल टू आई पर उन्होंने कहा क्लियरली एफ ऑफ जेड हैज़ पोल ऑफ आर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये पोल कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हम पहले करते हैं जो इसका डिनोमिनेटर होता है जेड क्यूब प्लस 1, क्यूब है स्क्वायर है, इसका होल क्यूब, इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। इसको जब ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक सेकंड, एक सेकंड, इन्होंने क्या लिखा है? फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी है? एफ ऑफ जेड। इधर ये वैल्यू इनकी ना गलत लिखी हुई है, रकम गलत है, क्योंकि अगर ये रकम होती, ये स्केयर है, यहाँ पे ये स्केयर है, जेड स्केयर प्लस 1 की पावर 3 है, ठीक है। ये इधर 3 नज़र आ रहा है, लेकिन ये 3 नहीं, ये स्केयर है। तो अब इसको हम अगर ज़ीरो के इक्वल रखें, जेड स्केयर प्लस 1 को अगर ज़ीरो के इक्वल रखें, तो जेड की वैल्यू फाइंड करें तो ये पहले -1 आएगा जेड स्केयर, और अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। यानी कि इसके पोल आगे माइनस अयोटा और प्लस अयोटा ऑफ कितना आर्डर? 3 आर्डर के, यानी जितनी उसकी पावर होगी उतना ही उसका आर्डर होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमने इसके पोल सिर्फ z इज इक्वल टू अयोटा पे फाइंड करने हैं, माइनस अयोटा पे फाइंड नहीं करने, ठीक है। तो हम फंक्शन को मज़ीद सिंपलीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z स्केयर प्लस 1 है ना, और उसकी पावर 3 है। अब जो ये बटे के नीचे है ना जेड स्केयर प्लस अयोटा प्लस 1 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/z माइनस अयोटा की पावर 3 और z प्लस अयोटा की पावर 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमने इसके दो फैक्टर बनाए हैं तो वो एक माइनस अयोटा वाला आ रहा है और एक प्लस अयोटा वाला, तो ये प्लस अयोटा वाला है और ये माइनस अयोटा वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी स्केयर वाली टर्म में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो हमने फंक्शन को ऐसे ही लिखा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा, लेकिन हमने चूँकि रेजिड्यू फाइंड करना है एट जेड इज़ इक्वल टू अयोटा पे, यानी जेड माइनस अयोटा के लिए हमने ये फाइंड करना है तो ये उस तरफ जाके जेड इज़ इक्वल टू अयोटा हो जाता है। ये वाली टर्म जो है हम क्या करेंगे, जो इसका जनरल फार्मूला था रेजिड्यू का वो लगाएंगे। वो जनरल फार्मूला क्या था? जितना आर्डर है, हाँ इसका आर्डर 3 है बिकॉज ऑफ उसकी पावर जो 3 है, इसलिए उसका आर्डर 3 है। अब जितना इसका आर्डर होता है उससे एक कम 1/,
उतना उसके आर्डर से एक कम का फैक्टोरियल, लिमिट जहाँ जिसका रेजिड्यू फाइंड करना है। अच्छा, फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड करना है आयोटा का, z इज़ लिमिट फ्राम z टू आयोटा, और डेरिवेटिव लेंगे कितने डेरिवेटिव, उसके आर्डर से एक कम डेरिवेटिव यानी दो डेरिवेटिव। ये जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल फार्मूला। साथ में जिसका रेजिड्यू फाइंड करना है विद उसका जितना आर्डर है उस पूरी पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसके साथ, पूरे फंक्शन के साथ, एफ ऑफ जेड के साथ। ये मैं आपको जनरल फार्मूला फिर से दिखा देता हूँ। ये है जनरल फार्मूला, यानी कि अगर उसका आर्डर m है देन आर्डर से एक कम का फैक्टोरियल z अप्रोचेस टू a, उसका डेरिवेटिव, और जितना उसका आर्डर है उतनी पावर करके साथ में f ऑफ z से मल्टीप्लाई कराना है। ये है जनरल फार्मूला। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जब हम ये सब कुछ पुट कर लेंगे, अब इसके दो डेरिवेटिव भी लेने हैं। याद रहे आपने लिमिट तब तक पुट नहीं करनी जब तक आप उसके दो डेरिवेटिव ना ले लें, ठीक है। तो ये जो है, ये जब इसको थ्री आर्डर से के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये उसका डिनोमिनेटर था के साथ था, ये कैंसिल हो गया। बाकी ये जो बच गया इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस में पावर हो जाएगी। क्यों हमने ऊपर शिफ्ट किया, ताकि डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए, और डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके दो डेरिवेटिव जब आप लेंगे, ठीक है, इधर सर ने डायरेक्ट ले लिए हैं डेरिवेटिव तो ये आएंगे। आप अलग अलग भी लेके चेक कर सकते हो, यही आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव जब ले लिया, अब हम जेड आयोटा ईजीली पुट कर सकते हैं। इधर क्या आएगा, ये 1/2 है, ये 4 ये 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 बन गया। लिमिट पुट करें जेड आयोटा की जगह, तो इधर अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, उसकी पावर -5। तो अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा, उसकी पावर -5 थी, नीचे चला जाएगा तो 5 हो जाएगी। ये 12 था, 12 और 2 आपस में कैंसिल, तो ऊपर 6 आ गया। अब इस चीज़ को देखें, 2 की पावर 5 है और अयोटा की पावर भी 5 है। 2 की पावर 5 32 होता है, 6 एज इट इज़। इनकी भी अब कटिंग होगी, 3 और नीचे 16 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अयोटा की पावर 5 को ओपन करें तो वो अयोटा होती है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ये कैसे सोल्व होता है आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आ जाएगी, साथ में ये 1 नंबर योटा यानी बटे के नीचे योटा है, तो उसे ऊपर शिफ्ट करना होगा रैशनलाइज करने के लिए, तो वो माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है। तो -3 योटा ओवर 16 आंसर आ जाएगा। ये उसका रेजिड्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका रेजिड्यू आ गया, यही हमने फाइंड करना था। अब फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। हाँ, ये मैं कहने लगा था कि ये दो तरीके से फाइंड हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका काफ़ी लेंथी हो जाना। कौन सा तरीका लेंथी हो जाना है, ये वाला तरीका, जनरल फार्मूले वाला तरीका लेंथी हो जाना। क्यों लेंथी हो जाना है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि क्लियरली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बटे के नीचे z इज इक्वल टू जो 0 है, दिस इज़ अ पोल ऑफ आर्डर 6। ये पोल है आर्डर 6 का, लेकिन चूंकि ये आर्डर 6 का पोल है तो इसके हमें कितने डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, 5 डेरिवेटिव कम से कम लेने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन रूल में 5 डेरिवेटिव जब आप लोगे, आपका काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना। इसलिए हम टेलर सीरीज़ वाला मेथड, इसकी एक्सपेंशन वाला मेथड लगाते हैं, ताकि रेजिड्यू फाइंड करने आसान हो जाए। हम क्या करेंगे, 1/z की पावर 6 को अलग लिख लेंगे और साइन की एक्सपेंशन को लिख देंगे। यहाँ से अब हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जब हमने ये किया तो इससे हमें क्या मिल गया, 1/z6 को अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, नीचे ये आ गया, ये चीज़ आ गई। हमें कोई रेजिड्यू थ्योरम फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कहा था किसी की हम अगर एक्सपेंशन कर दें उसमें हमें ढूंढनी होती है। अच्छा, जनरल बात करूं तो z-a, ठीक है, z-a वाली टर्म हमने ढूंढनी होती, क्योंकि यहाँ पे a वो है जिसका रेजिड्यू फाइंड करना है। हमने 0 का रेजिड्यू फाइंड करना है तो a की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा z, यानी 1/z वाली टर्म फाइंड करो यहाँ पे कौन सी है,
1 ओवर जेड वाली, ये 1 ओवर जेड की पावर 5 है, ये नहीं, ये 1 ओवर जेड की पावर 3 है, ये भी नहीं, ये 1 ओवर जेड है, ठीक है, 1 ओवर जेड की पावर 1 है। यही टर्म हमें चाहिए, बाकी टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इस टर्म्स का कोफिशेंट फाइंड करना है। 1 ओवर जेड के साथ कोफिशेंट क्या है, 1/120, तो 1/120 ही इसका रेजिड्यू होगा, ठीक है। काफ़ी आसान था, मुश्किल नहीं था, बस आपने ये याद रखना है। सो कोफिशेंट ऑफ 1 ओवर जेड इज़ 120, 1/120, तो इसका रेजिड्यू एट ज़ीरो इज़ दिस वन 120। अब मैं अगर आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप यही क्वेश्चन करते, फ़र्ज़ करो कि हमें इस तरह की कोई टर्म ही ना मिलती, यानी फ़र्ज़ करो कि ये इसके एक्सपेंशन में ये वाली टर्म है ही नहीं, बाकी हैं z की पावर 5 है, 3 है, z की पावर 2 है, लेकिन बटे के नीचे z की पावर 0 यानी कि खाली, बस 1 ओवर z नहीं है, तो उसका रेजिड्यू क्या होगा। काफ़ी सिंपल है, उसका रेजिड्यू ज़ीरो होगा, उसका रेजिड्यू, क्योंकि हमें यहाँ वहाँ पर भी, यानी कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ इधर है ही नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि 1 ओवर जेड वाली यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कोफिशेंट ऑफ 1 ओवर जेड इज़, हम इसे ये ऐसे तो लिख सकते हैं, इसके साथ एक टर्म ऐसी प्लस कर सकते हैं। जब हमें 1 ओवर जेड वाली टर्म नहीं मिली तो हम इस पूरी सीरीज़ के साथ प्लस 0 टाइम 1 ओवर जेड ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स के 1 ओवर जेड का कोफिशेंट 0 है, तो उसका रेजिड्यू 0 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बाज़-औक़ात आ जाते हैं, यानी कि हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद हमें वो मिलता ही नहीं, 1 ओवर जेड वाली टर्म बीच से मिलती ही नहीं, इट मीन्स कि उसका रेजिड्यू 0 है, ठीक है। ये बात बतानी थी आपको, बाकी ये काफ़ी इजी हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, टेन हाइपरबोलिक जेड, कॉट हाइपरबोलिक जेड, टेन जेड, कॉट जेड, इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ औक़ात पेपर में आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझाता हूँ, काफ़ी आसान है। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जेड, अब टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर काज में, ज़ीरोज़ ऑफ, अब हम जानते हैं कि जो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो इसके ज़ीरोज़, यानी कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो इस पूरे के पोल कहलाएंगे, तो वो जो पोल होंगे, ठीक है, वो हमने फाइंड करने हैं, फिर ही हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रेजिड्यू हमेशा पोल्स पर फाइंड करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 1 ओवर जेड है तो इसका मैं कह दूं कि जेड एड कैलकुलेट रेजिड्यू एट जेड इज़ इक्वल टू 2, जेड इज़ इक्वल टू 2 पर हम रेजिड्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड जेड 2 पर नहीं हो रहा, ये 0 पर अनडिफाइन हो रहा है। जिस नंबर पर ये अनडिफाइन हो रहा हो, रेजिड्यू भी उसी पॉइंट पर निकलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि कॉज हाइपरबोलिक के जो ज़ीरोज़ होंगे उन पर ही हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ कॉज हाइपरबोलिक जेड आर पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड टाइन हाइपरबोलिक जेड, फॉर ज़ीरो ऑफ कॉज हाइपरबोलिक जेड लेट, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। कॉज हाइपरबोलिक जेड इसके इक्वल होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड ओवर 2, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये लिखा है, बच जाएगा ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बराबर 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो दूसरी वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ओवर ई की पावर जेड बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका एलसीएम लेता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर जेड को ई की पावर जेड के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड, यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2z, ई की पावर 2z हो जाएगा, और बटे के नीचे ई की पावर z एक आ जाएगा एलसीएम के तौर पर। अब ये चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये बच गया, ये चीज़ यहाँ से आई है, यानी पे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया ई की पावर 2z प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये आपने परेशान नहीं होना, इसी को सिंप्लीफाई करके ये आया।
वैसे इस तरह की चीज़ें आपने 5वें सेमेस्टर में की हैं, मैं फिर भी आपको रिवाइज़ कराने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप भी साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, e⁻2z +1 है, उधर जाके ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 हो गया और -1 को हम आयोटा स्केयर भी लिख सकते हैं। और अयोटा स्केयर को छोड़ो, हम -1 को ही e π लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसान कंसेप्ट है। कैसे? आपने आयलर फार्मूला पढ़ा है, e⁻, आगे क्या हम कहते हैं, अयोटा पाई ही कह लो, सॉरी मैं जनरल लिखने लगा हूँ। e⁻θ जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये चीज़ इसे कहते हैं आयलर फार्मूला। ठीक है, अब हमने क्या रिप्लेस करना है, थीटा की जगह जो इन्होंने दिया है e⁻π लिखा है, e⁻, थीटा की जगह पाई लिख दें, इधर भी थीटा की जगह पाई लिख दें, इधर भी लास्ट वाले में भी थीटा की जगह पाई लिख दें। अब गौर करें, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, बिल्कुल, तो cos पाई की जगह मैंने -1 लिख दिया। प्लस अयोटा टाइम साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, आप कैलकुलेट करो, तब तक मैं लिखता हूँ। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और चूंकि ये 0 है तो 0 इंटू अयोटा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस करने से वो -1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मिल गया हमें, e⁻अयोटा पाई जो है वो -1 के इक्वल है, तो हम -1 की जगह e⁻अयोटा पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जनरली हम इसे ये भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। वापस चले जाएं हम यहाँ पर, e⁻अयोटा पाई पे चले जाते हैं। क्या लिखा था मैंने, cos पाई, थोड़ी सी जगह छोड़ दें, प्लस अयोटा टाइम साइन पाई, यहाँ पर भी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। cos और साइन दोनों का पीरियड क्या होता है, 2n पाई, 2 पाई होता है, तो 2n पाई उसे लिख सकते हैं जनरली। n पाई, n की जगह k लिख लो, दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं 2k पाई। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे तो ये भी वैल्यू वही -1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कि क्योंकि पीरियड का मतलब ही ये होता है कि इतने चक्कर के बाद उसकी वैल्यू फिर से रिपीट होगी। तो पाई पर अगर ये -1 आ रहा है तो उसमें +2 पाई ऐड करोगे जितनी बार मर्जी, क्योंकि उसका पीरियड है। पीरियड का मतलब ही ये होता है वैल्यू का रिपीट होना, तो ये -1 ही आएगा और ये वाली चीज़ 0 ही बनेगी हर बार। इट मीन्स कि अब इसको आयलर थ्योरम में शिफ्ट करें तो क्या आता है, आयोटा टाइम्स जो उसका एंगल होता है, तो एंगल क्या है, पाई प्लस 2k पाई, ये चीज़। ठीक है, अब मैं इसको सबको रेस करता हूँ, तो e⁻ आ गया अयोटा पाई प्लस 2k पाई, तो इसमें से पाई को भी अगर मैं बाहर निकाल दूँ, यानी कि e⁻ अयोटा पाई बाहर निकाल दूँ तो 1 + 2k बचेगा। तो 2k + 1 लिखो या 1 + 2k, और अयोटा पाई लिखो या पाई अयोटा, एक ही बात है। इधर भी तो उन्होंने यही लिखा है, ये देखो e⁻2k + 1 इंटू पाई अयोटा, वही चीज़ लिखिए। फॉर k = 0 ±1 ±2, k की कोई भी वैल्यू होल नंबर से ले लो, यही चीज़ होल्ड करेगी। ये मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किस लिए किया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, अपने वीडियो लेंथी से घबराना नहीं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सारे दूंगा, आसान कंसेप्ट हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं। वरना अगर मैं आपको ना समझाता तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि -1 की जगह अयोटा स्केयर तो समझ आता है, ये कहाँ से आया, चलो ये भी आ गया, ये कहाँ से आया। ठीक है, मैंने ये आपको सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये देखें, ये ई जो है एक्सपोनेंशियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमें z की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बेस जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो जो पावर्स हैं वो बराबर आ जाएंगी। अब z के इंडेक्स में k लिखेंगे, k क्यों,
क्योंकि z की वैल्यू k की हर वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इट मीन्स हमने जनरल z की वैल्यू लिख ली। अब t2 को उस तरफ ले जाएं, डिवाइड करा दें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये भी चीज़ क्या है, 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे k बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे ये बचेगा। तो ये काफ़ी आसान था, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल नहीं है। तो z k की वैल्यू ये हमें आ गई। और ये क्या है, अब हमें जाके वो मिले हैं पोल, ठीक है, ज़ीरोज़ मिले हैं। फॉर z इज इक्वल 0 +-1 +-2 +-3 thus पोल ऑफ f ऑफ z टेन हाइपरबोलिक z आर दीज वन, ठीक है, दीज आर पोल्स। ये एक पोल नहीं मिला हमें, काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन। सारे के सारे हमें जनरल फॉर्म में के की शक्ल में पोल मिल चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ इसका पोल 0 पर फाइंड करेंगे। वैसे हम जनरली भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप इतनी वैल्यूज़ की बजाय बस के की जगह 0 रख लो। इधर z नहीं था आना, इधर k आना था, ठीक है, k इज़ 0 +-1 +-2। k की वैल्यू 0 के लिए अगर पुट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि वो रिपीटेड है, क्योंकि वो उसका आर्डर है, वो क्या कहते हैं, पीरियड है, तो वो उसके हर एक के लिए वो ये आएगा। पहले हम z पाई 0 के लिए पुट करते हैं, के की जगह 0 पुट किया तो वो पाई आयोटा आ गया, पाई/2 आयोटा आ गया। तो हम अब इस पर फाइंड करते हैं। और ये पोल ऑफ आर्डर 1 है, ये आर्डर 1 का पोल है, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो हम वही रेजिड्यू वाला फार्मूला अब लगाएंगे, क्या आएगा, ये z-पाई/2 आयोटा, ठीक है, इंटू एफ ऑफ z। तो हम इसको इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। कैसे, जब इसकी जगह पाई/2 आयोटा आएगा तो ये चीज़ माइनस होकर 0 हो जाएगी। नीचे भी जब पाई/2 आयोटा आएगा तो इसका आंसर 0 बनेगा, क्योंकि अभी अभी हमने फाइंड किया कि इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है, काज हाइपरबोलिक का ये तो ज़ीरोज़ बन रहा है, इसलिए ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हम इधर लॉपिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का अलग से। एक बार डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव अब रेसिड्यू थ्योरम का नहीं है, ये उसकी लिमिट के लिहाज से लॉपिटल रूल की वजह से आया है डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ये चीज़ 0 हो जाएगी। ऊपर वाली ऑलरेडी ये भी 0 है, नीचे वाली की जगह 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी सारी। और 1 + 0 1 आ गया, तो 1 ही इसका फाइनल आंसर है। उसका रेजिड्यू एफ ऑफ z नॉट इज़ इक्वल टू 1। सो फॉर जनरल जो हैं, इन जनरल भी इसका रेजिड्यू 1 ही आएगा, के 0 +-1 +-2 अप टू सोन। ये हमने कर लिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आया हुआ है। अब हम ये वाला करते हैं जो हम एक्सपेंड करके करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू कोसिकेंट z इनटू कोसिकेंट हाइपरबोलिक z ओवर z क्यूब, ठीक है। तो 1/z क्यूब को अलग लिख लेते हैं, कोसिकेंट z को 1/sin z लिख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक कोसिकेंट हाइपरबोलिक z को साइन हाइपरबोलिक z लिख लेते हैं। बटे के नीचे चली जाएंगी ये टर्म्स, बटे के नीचे जाके इनकी एक्सपेंशन लिख दी। तो वो आपने ज़ुबानी याद करनी है कि इनकी एक्सपेंशन किस तरह की होती है। साइन वाले की जो सिंपल साइन है उसके सारे अल्टरनेटिव साइन आते हैं, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, लेकिन जो हाइपरबोलिक वाली है वो हमेशा उसकी एक्सपेंशन जो है प्लस में ही रहती है, बाकी सारे का सारा सेम है। फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके। ये बटे के नीचे है, ये भी बटे के नीचे है, इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर माइनस आ जाएगा, -1। दोनों की पावर में -1 आ गया। अब हम यहाँ से एक 1 को अलग करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाकी सबको अंदर अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऊपर वाले ये इस टर्म के लिए भी और इस टर्म के लिए भी, दोनों के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगे। ये पहली वाली के लिए और ये हाइपरबोलिक वाले के लिए है। जब हमने ये लगा दी तो अब देखें, इसको सिंपलीफाई करने के बाद अब हमने ये अंदर मल्टीप्लाई कराना है।
हाँ, पहले इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लें। ठीक है, बाय टेकिंग टर्म्स ऑफ Z4, हमने Z4 की टर्म्स ली। अच्छा, Z4 तक टर्म ली, क्यों? क्योंकि 1/Z5 जो है, ठीक है, हमें कोई और टर्म नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने सिर्फ रेजिड्यू फाइंड करना है। हमने एक ऐसी टर्म लेनी है जो 1/Z टाइप की हो, 1/Z टाइप की। ठीक है, तो वो 1/Z⁵ बाहिर है, तो ये इससे किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/Z वाली मिल जाए? वो है Z⁴ वाली टर्म, उससे ये कैंसिल हो के 1/Z बन जाएगा। तो हमें इसकी एक्सपेंशन में से सिर्फ वो वाली टर्म्स लेनी है जिनमें Z⁴ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी टर्म है ऐसी। एक ये है, एक ये है, ठीक है, और इसके बाद कौन सी हैं? ये वाली भी है। एक बात याद रखें कि ये जो है, ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ ये आपने कैसे चुननी है सारी की सारी टर्म्स। Z² अब जो 6 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, तो एक हमारे पास ये आ जाएगा Z⁴ 36। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपस में मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये -Z⁴/120 जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। दो टर्म हमारे पास आ गई। अब अगली टर्म कैसे आएंगी, इसको छोड़ दें, ये तो हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो अब ये इसकी बात करें। अच्छा, Z⁴ लिखा है। अगर ये Z⁴ है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ये वाली टर्म भी मिलेगी। इसी तरह ये जब इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसको भी इसके साथ 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली भी टर्म मिल जाएगी। सारी टर्म्स ऐसे मिली आपस में मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो हाईएस्ट जो पावर है टर्म वो निगलेक्ट हो जाएंगी, तो ये आ गई। अब ये हैं, इनमें सब में Z⁴ कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो कैंसिल होकर 1/Z हो जाएगा। यानी कि 1/Z का अब कोफिशेंट है वो हमें मिल गया। वो क्या है? वो कोफिशेंट यही है जो इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। ठीक है, तो इनको अब एलसीएम ले लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/90 आ गया। तो 1/Z का कोफिशेंट 1/90 आ गया। यही इसका रेजिड्यू है, ये हमने फाइंड करना था और ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे भी रेजिड्यू वाले काफ़ी सवाल हैं और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। मेरे ख्याल से इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए। यहाँ तक हो गया, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।